जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने 18 फरवरी के एग्जाम के लिए तैयारी जरूर कर रहे होंगे अच्छे से। क्योंकि आपको पता है कि 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला हिंदी का और टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और प्लस व्याकरण सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। और ये आपका ऑब्जेक्टिव का वीडियो होने वाला है जो रिकॉर्ड हो रहा है अभी। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों आप सभी के लिए, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए, सबसे पहले जो आपका है पैसेज है। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर सावधानीपूर्वक पढ़कर आपको आंसर देना है। देखिए, बोला गया आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह हो सकता है कि कल हो जाएगा। कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। ये तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे, मतलब आपने जितने प्रैक्टिस किए हैं वो बर्बाद नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो जरूर होगा। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो। वहां से मत देखो जहां से चीजें और स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती है। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इनमें से किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तो ये आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा सा पैसेज था। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोला गया कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन बोला गया कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की यहाँ पर कुंजी क्या है। तो बुद्धिमत्ता और ज्ञान, धैर्य, विश्वास और आशा, उम्मीद और संघर्ष और धन और शक्ति। तो धैर्य, विश्वास और आशा आपका सही आंसर होगा। फिर आगे है कि धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो धैर्य और विश्वास की वजह से क्या होता है, तो यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। फिर आगे क्वेश्चन है 3 नंबर वाला कि लोगों को कैसे देखना चाहिए। लोगों को जो है कैसे देखना चाहिए, तो संदेह के संशय से, या घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, या क्रोध और भ्रम से, या उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। तो उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे है किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्व को जताने के लिए किया गया है। तो कांटों के बीच फूलों का पालना, कांटों के बीच फूलों को पालना, ये इसको देखा गया। फिर आगे एक गद्यांश दिया है, हाँ इसी में दिया है 5वां नंबर के प्रस्तुत गद्यांश के लिए ऊपरी शीर्षक का चुनाव करें। तो मेरे हिसाब से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। ठीक है, इसी के बारे में ज़्यादा बातें हो रही थी, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। फिर आगे है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो वैराग छोड़ बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। बहुत ही अच्छा पैसेज है पद्यांश। अब देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन। तो कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो, तो योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। ठीक है, इंडियन आर्मी के जैसा हो। फिर आगे पद्यांश में सोम जो है किसको बोला गया है, सोम जो है वो किसको बोला गया है, तो सोम बोला गया धार को। फिर आगे है योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संदेश है। तो इसका संदेश जो है वो हो जाएगा समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे है इस पद्यांश में कैसे जीवन को सहारा मिला है, कैसे जीवन को सराहा गया है, तो विजयी जीवन को। फिर आगे इस कविता का मूल स्वर क्या है, तो प्रकृति, प्रेम, आह्वान या भक्ति। तो इसका जो है आह्वान किया गया कि जियो रे कि क्या बोला गया है कि योगियों के मतलब समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित बनने वाला संदेश, यानी कि योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। तो यहाँ पर एक आह्वान किया गया है। फिर आ गया व्याकरण खंड जो है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे व्याकरण खंड में। बोला गया है कि 11वां नंबर कि इनमें से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है।
किस वाक्य में यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो सोनम गाना गाती है, मामन किताब पढ़ता है, लता चाय पी रही है या मोहन सो रहा है। तो सोने वाला काम आपको हम अकर्मक वाला जो वीडियो बनाया है क्रिया वाला, उसमें बताए थे सोने का जो भी काम होगा वो अकर्मक में होगा, ठीक है। आंख मूंद कर आप उसको मार दीजिएगा, सोने वाला को अकर्मक हो जाएगा। फिर आगे है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है, सकर्मक। तो बच्चा रोता है या रीता खाना खाती है, लड़का हंसता है या पक्षी उड़ रहे हैं। तो रीता क्या करती है, खाना खा रही है, खाना खाती है, पता चल रहा है आंसर। तो 12 का हो जाएगा सी। फिर आगे 13वां नंबर है जलज। 13वां नंबर है जलज का अनेकार्थी कौन है, जलद का अनेकार्थी कौन है। तो कमल, मोती, मछली या बादल। तो 13 का हो जाएगा बादल, ठीक है। जलद का अर्थ होता है बादल। फिर आगे है दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, तो वो समास कहलाता है। फिर आगे यथासंभव जो है कौन सा, यथा प्लस संभव, ठीक है, यथासंभव। तो कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। फिर आगे नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन दिया तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर आगे है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। जब वर्षा होती है तब मोर जो है वो क्या करते हैं, नाचने लगते हैं। तो ये जब वर्षा होती है तब, जब और तब का यूज हुआ है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर आगे जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है, तो कर्म वाच्य होता है, ठीक है। अगर कर्ता के काम को अगर प्रधानता दिया जाए तो कर्तृवाच्य होगा, और कर्म के काम को प्रधानता दिया जाए तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य। फिर आगे है बालक चांद खाली स्थान देख रहा है, तो चांद की ओर देख रहा है, बालक जो है चांद की ओर देख रहा है। फिर आगे है निम्नलिखित में कौन सा अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पर है, ठीक है। तो अथवा हो जाएगा, पिछले वाली वीडियो में भी अथवा आया हुआ था। अब आगे हम लोग देखेंगे पाठ्य पुस्तक का कुछ गद्यांश है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा में, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तार रस देह न दागी, ज्यों जल माह के तेल गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, ठीक है। तो आपका ये सूरदास वाले चैप्टर से है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन कि बोला गया इस पद के रचयिता जो है वो कौन है। तो जाहिर सी बात है सूरदास होगा। फिर आगे गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी, तो कृष्ण की अनन्य भक्त थी गोपियाँ। फिर आगे है पुरैन पात का अर्थ क्या होता है, तो पुरैन का पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। फिर आगे गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, तो देखिए कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ठीक है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से किया है। फिर आगे कुछ आपका यहाँ पे बाल गोविंद भगत से लिया गया है कुछ गद्यांश, ठीक है। बाल गोविंद भगत वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर साल, तो उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बोला गया है कि बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिसे उसका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, वह सुस्त और बोधा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत से ज़्यादा मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई गई, पतोह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत दिन कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बोला गया बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो है यहाँ पर गा रहे थे। आगे है भगत जी का बेटा जो है कैसा था, भगत जी का बेटा जो था वो सुस्त और बोधा सा था, या ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। फिर आगे है भगत जी की पतोही जो कि कैसी थी, तो सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, बड़ों का सम्मान ना करने वाली, या घर का पूरा प्रबंध करने वाली। तो भगत जी की पतोही जो थी घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। फिर आगे बोधा का अर्थ क्या होता है, तो बोधा का अर्थ जो होता है यहाँ पर वो होता है मंद बुद्धि। फिर हम लोग 29वां क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया सांप से डर कर भोलानाथ ने कहाँ पर शरण ली, तो माता के आंचल में, ठीक है, माता के आंचल में शरण ली थी और इसको मैया कहकर बुलाते थे। जॉर्ज पंचम के नाक में किस पर व्यंग किया गया है, यह आपका है 30वां नंबर। जॉर्ज पंचम के नाक में किस पर व्यंग जो है किया गया है, तो सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे यहाँ से। हो सकता है कि इसी वीडियो से आपको 1-2 सवाल मिल जाए, ठीक है, देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि जैक बोर्ड का तो आदत होता है पुराने साल के सवालों को रिपीट करता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। तो इसी प्रकार अच्छे वीडियो के पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट